हेलो एवरीवन, अमृत ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे न्यूटन की गति के नियम, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आइए देखते हैं क्या होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं बेटा। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। आज हम इनके लिए बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे और आपको बिल्कुल एक एक सटीक जानकारी देंगे कि ये 3 नियम न्यूटन ने किस प्रकार दिए थे, कैसे दिए थे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स के बारे में क्या है ये, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटे। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आइए देखते हैं। इसको बेटा हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यानी कि जो गति का प्रथम नियम होता है इसे हम इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और हिंदी में हम इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो क्या होता है बेटा जड़त्व का नियम? तो आप देख लीजिए, एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और एक गतिशील वस्तु उसी गति और उसी दिशा में गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बिल्कुल बात सही है। अगर कोई भी वस्तु है या तो वो रुकी होगी या तो वो चल रही होगी। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये बेटा होता है न्यूटन का प्रथम नियम। यानी कि न्यूटन ने प्रथम नियम दिया था। यानी न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम था उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जहां जड़त्व से तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व का नियम कहा जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु है और उसमें कोई ना कोई गति होगी, या तो वो रुकी होगी, तो चल रही है तो रुक जाएगी और रुकी है तो चलने लगेगी। तो इसका जो विरोध होगा तो वो जड़त्व के नियम के कारण ही होगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही है बेटा। इसका अर्थ यह है कि जब तक कोई वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है जब तक वह अपनी विरामावस्था या एक समान गति में परिवर्तन नहीं करेगी। बिल्कुल बात सही है। यानी परिवर्तन कैसे होगा? जब तक आप कोई बल ही नहीं लगा रहे हैं। जब आप बल लगाएंगे तभी तो कोई ना कोई उसमें चेंजेस होगी, परिवर्तन होगा। और आपने कोई बल ही नहीं लगाया तो परिवर्तन कैसे हो सकता है? बिल्कुल, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जब कोई कार अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्रियों को ऐसा लगता है कि उन्हें आगे की ओर धकेला जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यात्रियों के शरीर में कार के रुकने से पहले की तरह ही गति होती है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप कार में बैठे हैं तो कार के साथ साथ आप भी गति कर रहे हैं उस समय। बिल्कुल गति कर रहे हैं। और जैसे ही कार रुकी और आपकी जो गति करने की दिशा थी वो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल उसमें विरोध उत्पन्न होता है। यानी कि आप रुकते हैं तो क्यों? क्योंकि यात्रियों के शरीर में कार के रुकने से पहले की तरह गति होती है। इसीलिए वो क्या होता है कि अचानक कार रुकती है तो यात्रियों को ऐसा लगता है कि हमें आगे की ओर धकेला जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? उदाहरण है जड़त्व के नियम का, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते हैं। देखते रहिए, एक एक टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा। एक एक टॉपिक बिल्कुल। आगे क्या है? मानव शरीर, यानी कि मानव शरीर में रक्त वाहिकाओं में तरल पदार्थों की गति में जड़त्व एक भूमिका निभाता है
और जब रोगियों को स्थानांतरित किया जाता है या ले आया जाता है तो उनके शरीर पर जड़त्व के प्रभाव के बारे में जागरूक होना ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, जब मानव शरीर हमारा है, रक्त वाहिकाएं हैं, उसमें तरल पदार्थ होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो जड़त्व के नियम पर आधारित होता है। यानी जड़त्व के नियम पर आधारित होता है, पदार्थों की गति में एक जड़त्व की भूमिका निभाता है। और जब रोगियों को स्थानांतरित किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसको स्थानांतरित करना कहते हैं, तो उनके शरीर पर जड़त्व के प्रभाव में जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारा नियम कहलाता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? इसे हम त्वरण का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। यानी कि जो गति का दूसरा नियम है उसे हम त्वरण का नियम भी कहते हैं, इसे लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं। बिल्कुल, तो इसमें क्या होगा बेटा? इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी वस्तु का त्वरण, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए बेटा, किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु पर कार्यरत कुल बल के समानुपाती होता है। यानी कि किसी वस्तु का त्वरण को हम काय से प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं बेटा। काय से प्रदर्शित करते हैं? ए से। ए फॉर एक्सीलरेशन होता है। तो उस वस्तु पर कार्यरत कुल बल के समानुपाती होता है। कुल बल का मतलब ये इस तरीके से आप देख लीजिए, प्रोपोर्शनल का निशान होता है, समानुपाती का निशान होता है। उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रम होता है, उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? उल्टा, व्युत्क्रम प्लस अनुपाती। तो आप क्या कहेंगे? अगर इसको हम जब निकालेंगे तो ये फार्मूला हमारा निकल के आता है F बराबर m। ये हमारा क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहलाता है। इसे हम त्वरण का नियम कहते हैं। आप देख लीजिए यहां से, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु पर कार्यरत कुल बल के समानुपाती होता है तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गणितीय रूप से होता है, यानी कि मैथमेटिकल फार्मूला आप कह सकते हैं कि F बराबर m होता है। ये नियम क्या बताता है बेटा? ये नियम ये बताता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका वेग किस प्रकार बदलता है। यानी कि बिल्कुल बात सही है, ये ध्यान से लीजिए। ये नियम क्या बताएगा? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका वेग किस प्रकार बदलता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं तो उसका वेग यानी कि वेलोसिटी, यानी कि उसका वो किस प्रकार बदलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? बल, आप जानते हैं बल क्या है? मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव कहलाता है, उसे बल कहते हैं। इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। बल को काय से प्रदर्शित करते हैं? F से। ये वह बाहरी प्रभाव है जो गति में परिवर्तन का कारण बनता है। और द्रव्यमान, इस द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, यानी द्रव्यमान m क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। और ये क्या होता है? त्वरण होता है। यानी जो अभी हमने फार्मूला लिखा था, यानी कि F बराबर m है। ये क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, और ये क्या है? त्वरण। बात समझ में आ गई? त्वरण मतलब क्या होता है? त्वरण a, स्मॉल a के वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है बेटा, आगे देखिए। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल बढ़ा दिया जाए, अगर आप किसी वस्तु पर बल को अगर बढ़ा दें तो उसका त्वरण भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? यानी कि अगर आपने बल बढ़ा दिया तो उसका त्वरण भी बदल जाएगा। हालांकि यदि द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो उसके समान मात्रा में बल के लिए त्वरण कम हो जाता है। सुन लीजिए, ये बहुत ही मेन पॉइंट है आपके लिए। फिर से समझ लीजिए इसको, एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं। क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल इस लाइन को ध्यान से सुनिए। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी कि अभी तो हम केवल बल की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बल। अगर बल बढ़ा दें तो त्वरण बढ़ जाएगा। यानी कि क्या बढ़ जाएगा?
यदि बल बढ़ा दे तो त्वरण बढ़ जाएगा, और यदि द्रव्यमान बढ़ा दे तो बल के लिए त्वरण कम हो जाता है, त्वरण कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी बल बढ़ा दिया तो त्वरण बढ़ गया, और यदि द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो समान मात्रा में बल के लिए त्वरण कम हो जाता है। बिल्कुल अपोजिट है बेटा, ठीक है। आगे देखिए, तो F बराबर, इसका फार्मूला हम क्या देखेंगे, फार्मूला जो हमारा निकल के आएगा वो फार्मूला तो आप पढ़ ही चुके हैं पहले से। F बराबर ma, F बराबर ma दे रखा है। अब यहाँ पे F क्या है, F इज द फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु पर लगाया गया बल F होता है, और वस्तु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m, यानी द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से करते हैं। और ये क्या है, हमारा त्वरण होता है, ठीक है। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा दीजिए, ठीक है। त्वरण का जो मात्रक है वो कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में, सुनिए ध्यान से, मानव शरीर में, मानव शरीर पर कार्य करने वाले बलों पर विचार करते समय, जैसे कि किसी मरीज को उठाते समय, दूसरा नियम ये समझने में मदद करता है कि उठाने का बल शरीर के त्वरण या मंदी को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि ये एग्जाम्पल है, यानी आपने मरीज को उठाया तो मरीज, यानी दूसरा एग्जाम्पल, मतलब दूसरा एग्जाम्पल काय का है बेटा, यानी कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या स्पष्ट करता है, वो ये स्पष्ट करता है कि कोई भी मरीज है उसको आपने उठाया और उठाने का बल शरीर के त्वरण या मंदी को प्रभावित कर रहा है, ये हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहलाता है, ठीक है बेटा। आइए आगे नेक्स्ट चलते हैं, और अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं, गति का तीसरा नियम है, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, बिल्कुल, अगर आप एक कार्य कर रहे हैं तो दूसरी प्रतिक्रिया जरूर होगी, एक कार्य करेंगे तो दूसरी प्रतिक्रिया जरूर होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक कार्य कर रहा है तो दूसरा भी कार्य कर रहा हो, इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसको पढ़ने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं आपके लिए। बंदूक की गोली क्या है, बंदूक आपने चलाई होगी या नहीं चलाई होगी, लेकिन देखी तो होगी। जब कोई बंदूक चलाता है तो उसकी गोली आगे की तरफ निकल जाती है, लेकिन उसको जो झटका लगता है वो पीछे की तरफ लगता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है बेटा। क्या का नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फिर से नोट कर लीजिए, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये बिल्कुल बात सही है। एक क्रिया होगी तो उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होने लगेगी, ठीक है बेटा। इस नियम का मतलब क्या है, इस नियम का अर्थ यह होता है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में समान परिमाण का बल लगाती है। बिल्कुल, ये हमने आपको पहले ही बता दिया और यहां से भी आपने स्पष्ट कर लिया। मान लीजिए ये दोनों उंगलियां हैं, आप एक पर बल लगाएंगे तो दूसरी भी इतनी ही स्पीड से बल लगा रही होगी विपरीत दिशा में। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है बेटा। आइए आगे देखते हैं। आइए बेटा देखते हैं आगे क्या कहता है कि ये बल हमेशा जोड़े में होते हैं। यदि आप किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार विपरीत दिशा में समान बल के साथ पीछे धकेलती है, भले ही दीवार हिले भी नहीं। बिल्कुल, आप दीवार पर क्या करेंगे, धक्का मारिए, आप दीवार पर धक्का मारते रहिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उतनी ही विपरीत दिशा में वो भी क्या होगा बेटा,
कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया जरूर होती है। उसमें क्या होती है? क्रिया प्रतिक्रिया अवश्य होती है। ये हमारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहलाता है। अब आप देख लीजिए, जब कोई मरीज बिस्तर या व्हीलचेयर के खिलाफ हिलता है, यानी कि ध्यान सुनिए, जब कोई मरीज बिस्तर या व्हीलचेयर के खिलाफ हिलता है या बल लगाता है, तो उसके शरीर पर बराबर और विपरीत बल लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है? इस नियम को समझने से अनुचित शारीरिक यांत्रिकी के कारण मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लगने से बचने में मदद मिल जाती है। तीसरा नियम क्या है? आप क्या कर रहे हैं, जब कोई मरीज है बिस्तर पर व्हीलचेयर के खिलाफ हिलता जुलता है, यानी मरीज है भैया बिस्तर पर लेटा हुआ है, व्हीलचेयर पर बैठा है, कुछ भी है, चाहे बिस्तर हो या व्हीलचेयर हो, अगर वो उस पर आराम से बैठा हुआ है इस तरीके से, और आप हिलेंगे डुलेंगे तो क्या होगा? उसके बराबर विपरीत बल जरूर लगेगा, क्योंकि व्हीलचेयर भी हिलने लगेगी, आप भी हिलने लगेंगे, और वो मजबूती के साथ खड़ी हुई है, लेकिन उसमें क्या होगा? आपके लिए खिंचाव या चोट लगने से बचने में मदद मिल सकती है। ये क्या है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहलाता है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं, अभी हमने पढ़ाया आपको क्या था, देख लीजिए ध्यान से बेटा। एक एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप इसको पढ़ते रहिए। क्या है? आप देखेंगे न्यूटन्स लॉ, गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? स्टेटमेंट यहां पे दे रखा है, यानी कि महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसमें कुछ नहीं है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ, इसमें क्या है? प्रथम नियम दे रखा है बेटा, इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ यानी कि इनर्शिया। स्टेटमेंट इसका कथन क्या है? एन ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट और मूव यूनिफॉर्मली अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है बेटा? कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि, सुन लीजिए ध्यान से, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण अवधारणा होती है वो जड़त्व गति में परिवर्तन का विरोध करती है। गति में परिवर्तन का विरोध करती है, गति कर रही है तो रुक जाएगी, रुकी हुई तो गति करने लगेगी। इसका बेटा फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, आइए बात करते हैं आगे। द्वितीय नियम क्या कहता है? जब तक कि कोई वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये हो गया बेटा। आइए थर्ड यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देखिए ध्यान से, ये क्या है? ये है दूसरा नियम, इसे हम त्वरण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम त्वरण का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु का त्वरण उसके बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा इसमें अवधारणा प्रस्तुत होती है। ठीक है, अब इसका फार्मूला अगर हम देखें तो इसका फार्मूला क्या बन के आता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर m है। ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, जो भी आपके ये देख रहे हैं, F बराबर m है, ये फार्मूला होता है। ये हमारा गति का द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम हमारा ये कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है जिसे हम न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं, तीसरा नियम कहते हैं, क्योंकि न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए थे। तो तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतनी ही प्रतिक्रिया के अनुसार उस वस्तु पर बल लगाती है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और हमने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, कौन सा दिया था? बंदूक की गोली का। आप बंदूक की गोली को आप चलाइए और गोली आगे चली जाएगी और झटका आपको पीछे की तरफ लगेगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। एग्जाम्पल क्या है? ये नियम रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली गति को समझने के लिए जरूरी है।
जिसमें मानव शरीर की गति भी शामिल है। बीएससी नर्सिंग छात्रों के लिए न्यूटन के नियमों के सिद्धांत, बायोमैकेनिक्स और चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास में काम आने वाली भौतिक शक्तियों का अध्ययन करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि न्यूटन की गति के जो तीनों नियम होते हैं ये आप बीएससी नर्सिंग के कोर्स में पढ़ने के लिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे जानकारी हमें प्राप्त होती है कि हम किस प्रकार से मरीज को देखभाल कर सकते हैं, उनके चलने फिरने की दिशा कैसे गतिमान कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, व्हील चेयर पर कैसे बिठाना है और स्ट्रेचर पर कैसे ले जाना है, इस तरीके से बिस्तर पर कैसे क्या करना है, ये सब न्यूटन की गति के नियम के अनुसार ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे और बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला पॉइंट है। ठीक है बेटा, आज आपने न्यूटन की गति के नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? न्यूटन की गति के नियम। आप देख रहे हैं इस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति के 3 नियम थे। फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, गति का प्रथम नियम कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा नियम क्या था, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। और इसका एक नाम और बताया था मैंने, F बराबर एम ए। F बराबर एम ए, देख लीजिए। बिल्कुल, गति का दूसरा नियम कहलाता है त्वरण का नियम। ठीक है बेटा, इसका जो फार्मूला होता है वो F बराबर एम ए होता है। तीसरा भी देख लीजिए, एक बार और आपको दिखा देता हूं। तीसरा नियम होता है गति का तीसरा नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे नियम यानी कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार और रिवीजन कर लीजिए और आगे इसी तरीके से नए चैप्टर में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे, फिर आपको स्पष्टीकरण देंगे और आगे आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और आगे की नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।